हमने देखा था कि हमारे पास जितने हायर ऑर्डर की स्कीम बन रही होती है उतनी उसकी एक्यूरेसी बेटर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ये है कि उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ जाती है लेकिन साथ साथ उसके नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल RK4 मेथड में एक आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 4 K की वैल्यूज जो हैं 4K की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। K1 K2 K3 K4 और देन एक W1 कैलकुलेट होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आइलर मेथड अप्लाई कर दूँ तो आइलर मेथड जो है वो मेरे पास एक आइट्रेशन के लिए एक वैल्यू ऑफ f जो है वो मुझे डिटरमिन करती है। इसका मतलब है कि वंस आपको f डिटरमिन करना पड़ता है टू कैलकुलेट वन आइट्रेशन। हाउएवर इस केस में हमें 4 टाइम्स करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर कंप्यूटेशनल कंपैरिजन किया जाए तो आइलर मेथड की 4 आइट्रेशंस और RK4 की 1 आइट्रेशन के लिए इक्वल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है दोनों की, आइलर मेथड RK1 एंड RK4 की, कि आप आइलर का स्टेप साइज छोटा कर दें और छोटे स्टेप साइज के साथ 4 दफ़ा कंप्यूटेशन परफॉर्म करें तो वो इक्वल होगी कि RK4 की 1 आइट्रेशन आपने बड़े स्टेप साइज के साथ परफॉर्म की। फॉर एग्जांपल मैंने 0 से लेके 0.2 तक आना है, तो आइलर मेथड के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे h मैंने 0.2 लिया हुआ है, तो अगर मैं वहां पे 0.05 ले लूं तो मैं 4 आइट्रेशंस में 0.2 पे पहुंचूंगा टू रीच 0.2। अब आप देखें कि इसका मतलब है कि मैं आइलर में अगर छोटा स्टेप साइज कंसीडर कर लूं तो मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस आइलर की और RK4 की इक्वल हो जाएंगी, कि दोनों में इक्वल हो जाएंगी। एक में स्टेप साइज बड़ा होगा, एक में स्टेप साइज कम होगा, कंप्यूटेशनली दोनों इक्वल होगी। अब बात रहेगी एक्यूरेसी की, कि फिर एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी, RK4 की 0.2H के साथ एक्यूरेसी ज्यादा होगी या आइलर की 0.05 के साथ एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब इस कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक टेबल है जो कि बच्चे ने कंपाइल किया और वो ये बता रहा है कि हमारे पास पर स्टेप हमें कितनी एवल्यूएशन जो हैं परफॉर्म करनी पड़ी। एवल्यूएशन से मुराद आप ये लें कि हम f की वैल्यू कितनी दफ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं। RK2 स्कीम में हमारे पास ऑर्डर ऑफ h² की एक्यूरेसी होती है, ऑर्डर 3 स्कीम में h³ की एक्यूरेसी है, ऑर्डर 4 में h4 की एक्यूरेसी है। तो यहाँ तक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जितने हायर ऑर्डर की RK स्कीम होगी उतनी उसकी बेटर एक्यूरेसी होगी, बट जनरली ऐसा केस नहीं है। ऑर्डर 5 से ऑर्डर 7 तक हमारे पास एक्यूरेसी हो जाती है n-1। अब आप देखें, इसका मतलब है कि अगर आप ऑर्डर 6 का मेथड अप्लाई करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी होगी h⁵5, और अगर आप ऑर्डर 5 का अप्लाई करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी होगी h⁴। सो दिस मीन्स दैट कि RK4 एंड RK5 both of them will have the same level of accuracy। अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 में हमें 4 टाइम f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 5 में 5 टाइम कैलकुलेट करनी है। तो दिस मीन्स दैट कि आई विल प्रेफर RK4 स्कीम्स ओवर RK5, क्योंकि दोनों का लेवल ऑफ एक्यूरेसी सेम है, एक में नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम है और एक में नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो ज्यादा है। फिर आप आ जाएं 8 पे। ऑर्डर 8 की जो स्कीम होगी RK8, उसकी एक्यूरेसी होगी h⁶6, और अगर RK7 अप्लाई करें तो उसकी एक्यूरेसी भी होगी h⁶6। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा RK8 के कंपैरिजन में, तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू RK7 बिकॉज इसमें लेस नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी RK7 एंड RK8 का एक ही होगा। सेम गोज फॉर 9 एज वेल।
कि आर के 9 और अगर आर के 10 को कंपेयर करें तो आर के 10 की एक्यूरेसी है h रेज टू पावर 7 और 9 की एक्यूरेसी भी है h रेज टू पावर 7। सो आर के 9 को प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज उसमें लेस नंबर ऑफ आइटरेशन जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो एक तो ये बात होगी कि जनरली ऐसा नहीं है कि हमेशा आर के का ऑर्डर बढ़ाने से एक्यूरेसी का ऑर्डर भी रेज हो रहा हो। सेकेंड चीज जो बात अभी हमने डिस्कस की कि अगर हम आर के की एक आइटरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें 4 एवोल्यूशंस करनी पड़ती हैं पर स्टेप। आइलर रिक्वायर्ड 1 एवोल्यूशन पर स्टेप। तो इसका मतलब है कि अगर आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो है वो सुपीरियर है तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा सुपीरियर होने चाहिए आइलर्स मेथड के विद 1/4 ऑफ द स्टेप साइज। कि अगर हम आइलर्स मेथड का स्टेप साइज रिड्यूस कर दें 1/4 ऑफ h कर दें तो स्टिल आर के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अदरवाइज rather than using RK4 we will give preference to Euler's method with smaller step size। तो ये चीज देखने के लिए कि ये सुपीरियर है या नहीं, लेट्स मेक अ कंपैरिजन। हमने यहाँ पे 3 मेथड्स कंसीडर कर लिए हैं, आइलर मेथड RK1, मॉडिफाइड आइलर मेथड RK2 एंड RK4 कि इन 3 को आपस में कंपेयर करते हैं। अब तीनों में हमने डिफरेंट स्टेप साइज लिया है, एक में 0.025 है, एक में 0.05 है, एक में 0.1 है। तीनों में डिफरेंट इसलिए लिया है कि फर्स्ट वैल्यू हम 0.1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0.1 पे RK4 मेथड के लिए हमें 4 एवोल्यूशंस परफॉर्म करनी थी। अगर हम एच 0.05 ले लें तो मॉडिफाइड में एक दफा आइटरेशन करने के लिए हमें 2f एवोल्यूशंस फाइंड करनी पड़ती हैं। तो दिस मीन्स दैट वी कैन मेक इट 2 + 2 4 एवोल्यूशन हमें मॉडिफाइड आइलर के लिए करनी पड़ेंगी 0.1 पर आने के लिए। और फिर आइलर मेथड में हमें 1 एवोल्यूशन पर स्टेप करनी पड़ती है। तो 0.025 के साथ 0.1 पे जब आप आइलर के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपने 4 आइटरेशन जो है परफॉर्म की होंगी। तो इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ आइटरेशंस नंबर ऑफ जो एवोल्यूशंस हमने परफॉर्म किए हैं वो तीनों के केस में इक्वल है, आइलर के केस में भी, मॉडिफाइड आइलर के केस में भी एंड RK4 के केस में भी। नाउ अब यहां पे कंप्लीट 0.5 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए ईच वन ऑफ देम जो है उसके लिए 20 आइटरेशंस होंगी। इसमें भी 20 एवोल्यूशंस हो रही होंगी, इसमें भी 20 एवोल्यूशंस हो रही होंगी और इसमें भी 20 एवोल्यूशंस हो रही। तो अगर हम रिजल्ट कंपेयर करें, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.4256, आइलर से आ रही है 1.414, मॉडिफाइड से आ रही है 1.425 एंड RK4 से आ रही है 1.4256। तो हमारा कंक्लूजन ये ड्रा होता है कि RK4 मेथड विद लार्जर स्टेप साइज इज बेटर एज कंपेयर टू आइलर और मॉडिफाइड आइलर विद स्मॉलर स्टेप साइज। तो हमने कंक्लूजन ये ड्रा किया है कि RK4 मेथड विद लार्ज स्टेप साइज जो है वो हमारे पास बेटर रिजल्ट्स देता है एज कंपेयर टू कि हम आइलर के लिए छोटा स्टेप साइज जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है कि हम RK4 स्कीम को प्रेफरेंस देते हैं ओवर द अदर स्कीम्स, इवन अगर RK4 के केस में लार्जर स्टेप साइज हमें चूज करना पड़ा। हमने 2 चीजें देखी थी कि एक्यूरेसी इंक्रीज होती है ऑर्डर ऑफ मेथड बढ़ाने से एंड एच का स्टेप साइज स्मॉल करने से। तो अब इस केस में RK का ऑर्डर बढ़ाने से हमने देखा है कि आपके पास लार्जर स्टेप साइज के साथ भी ज्यादा एक्यूरेसी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि अदर वे अराउंड तो हम कहते हैं कि जितना एच स्मॉलर होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, लेकिन इस केस में हमने देखा है कि इवन लार्जर एच से भी एक्यूरेसी बेटर आ सकती है अगर उसका हायर ऑर्डर RK स्कीम जो है वो अप्लाई हो रही है। इसके साथ साथ अब आप देखें, लेकिन जब हम RK का ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं फर्दर तो हमारे पास एक्यूरेसी उसी लेवल से इंक्रीज नहीं होती। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली एवरेज ऑफ द फंक्शंस है। तो RK4 में आप 4 वैल्यूज की एवरेज ले रहे हैं।
अब आप देखें, लेट से आर के 7 में मैं 7 वैल्यूज की एवरेज लेता हूँ, आर के 10 में 10 की लेता हूँ, 20 50 में। जब आप बहुत ज्यादा डाटे की एवरेज लेने लग जाते हैं तो वो वैल्यूज इतनी करीब आ जाती हैं कि उनकी एवरेज वैल्यू में बहुत ही माइनर फर्क पड़ने लग जाता है। यानी कि अब तो सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स वो फिक्स हो जाती है एवरेज, इवन कि हम वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं जिनको ऐड करके एवरेज कैलकुलेट करें वो इंक्रीज करें। तो यहां से हमें ये आइडिया होता है कि अगर हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो तो हम आर के 4 स्कीम को जो है वो एडवांटेज देते हैं ओवर द अदर स्कीम्स। ओके, फिर हमारे पास है एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि शो दैट हियंस मेथड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंस फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ आर के मेथड। तो यहाँ पे हमने ये बात नोट की भी है ऑलरेडी कि हमने जब आर के 4 स्कीम अप्लाई की है तो आसानी से अप्लाई होगी, बिकॉज इन दैट केस हमें K1, K2, K3, K4 की हम सेपरेट वैल्यूज कैलकुलेट करते थे और फिर यहाँ पे फार्मूले में सब्सटीट्यूट करते थे, तो दैट वाज इजीएस्ट थिंग। जबकि जब हमने हियंस मेथड की एग्जांपल सॉल्व की थी तो दैट वाज अ डिफिकल्ट बिजनेस फॉर अस। रीजन ये थी कि हियंस मेथड का जो फार्मूला था वो काफी एक लेंथी सा फार्मूला था जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि हम हियंस मेथड को भी इन टर्म्स ऑफ K1, K2, K3 की फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर ये फार्मूला जो है इसमें K1 और K3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हियंस मेथड के इक्वल आ जाता है। सो यहाँ पे करके देख लेते हैं। WI + 1 इज इक्वल टू WI + 1/4 टाइम K1। K1 की वैल्यू पुट कर दें H टाइम F ऑफ TI WI + 3 टाइम K3। सो K3 की वैल्यू है H टाइम F of TI + 2H/3 WI + 2/3 टाइम्स K2। तो K2 की वैल्यू ये है H टाइम F of TI + H/3 WI + 1/3 टाइम्स K1 और K1 की वैल्यू है H टाइम F of TI WI। तो अगर हम देखें ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ, तो आप देखें कि ये जो फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो रहा है ये एग्जैक्टली सेम फार्मूला है जो कि हियंस मेथड का था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास हियंस मेथड की एन अदर फॉर्म ये वाली भी है ऑर्डर ऑफ H3 के साथ, जो कि इजियर टू अप्लाई है एज कंपेयर टू के जो हमने हियंस मेथड का फार्मूला पहले पढ़ा है। तो यू कैन गिव द प्रेफरेंस टू दिस अप्रोच बिकॉज इसमें आप K1, K2, K3 की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो दैट विल बी रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू कि हम डायरेक्टली इस फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। ओके जी, देन वी हैव एन एग्जांपल फ्रॉम केमिस्ट्री कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसकी एक इक्वेशन हमारे पास बन रही है और इस इक्वेशन में अगर हम क्वांटिटीज को रिलेट करें तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि इस केमिकल रिएक्शन में वो कितनी होगी और जिसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं K, N1, N2, N3 जिनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है और यहाँ पे हमने इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है एट 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड पे आपने x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करने के लिए आपने आर के 4 स्कीम जो है वो अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे h का स्टेप साइज क्या चूज करेंगे? आपकी डोमेन है 0 से लेके 0.2 क्योंकि हम 0.2 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस फॉर वैल्यू ऑफ h?
जी बच्चों, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि एच की क्या वैल्यू चूज कर लें, तो आपको लगता है कि एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी? वैल्यू लेनी है 0 से 0.2 के दरमियान। 0.2 आप ले सकते हैं, फाइन। आप 0.1 ले सकते हैं, 0.05 ले सकते हैं। अब बच्चों हमेशा याद रखें कि आपने देखा है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, तो अगर पेपर में आपको स्टेप साइज नहीं बताया गया, आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि वो अप्रोच अडॉप्ट करें जिसमें लेस टाइम कंज्यूम हो रहा है, यानी कि आप जल्दी उसको सॉल्व कर लें। तो इफ़ आई एम अ स्टूडेंट और मेरे पास टाइम की कमी है, तो आई विल गो फॉर h इक्वल टू 0.2 और एक ही आइट्रेशन में इसको किल करके आंसर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी का क्वेश्चन नहीं है कि आपने इतनी एक्यूरेसी अचीव करनी है। यहाँ पे जस्ट ये कहा गया है कि उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट करें RK4 की मदद से। तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू 0.2। इफ आई हैव टाइम कि मेरी एक्यूरेसी भी बेटर हो जाए, तो आई कैन गो फॉर h इक्वल टू 0.1, लेकिन उस केस में मुझे 2 आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो ऑलवेज यूज योर टाइम वाइजली, कि पेपर में अगर आपको बाउंड नहीं किया गया कि ऐसे ही करें, तो आपके पास ओपन चॉइस है कि आप क्या अप्रोच लें। तो ऑलवेज प्रेफर दैट अप्रोच जिसमें आपको कम टाइम में सेम रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हों, अनटिल एंड अनलेस के एक्यूरेसी जो है उस पे कोई हो कि इतनी ही एक्यूरेसी अचीव करनी। ओके जी, द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग कूल डाउन manufacturer cool down the molten hot glass cup in a cold water pond whose temperature linearly varies from 300 degrees C to 70 degrees C in 10 minutes. The temperature of the molten glass cup is 1320 degrees C at the time of placing in the pool. Using Newton law of cooling, evaluate the temperature of the glass after 30 seconds. So the differential equation is going to be dt by dt is minus k times t of t minus t of t is the temperature of the water pool and k is 0.51 per minute. अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि TE of T that is a variable, T of T तो अननोन हो गया, TE of T टेम्परेचर ऑफ द वाटर पूल है, और टेम्परेचर ऑफ द वाटर पूल के बारे में बताया जा रहा है कि वो लीनियरली वेरी कर रहा है 300 डिग्री C टू 70 डिग्री C, एंड TE इज अ फंक्शन ऑफ T। अब इसका मतलब है कि हमें लीनियरली वेरी कर रहा है, तो लीनियर इंटरपोलेशन यूज करनी पड़ेगी कि 300 डिग्री C टेम्परेचर के लिए टाइम है 0 और 70 डिग्री C पे पहुंचने के लिए उसको टाइम चाहिए था 10 मिनट्स। तो आपने TE ऑफ T की रिलेशन बना लेनी है यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन, कि ये आप डिटरमिन कर लेंगे लीनियर इंटरपोलेशन यूज करके कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो TE ऑफ T हमारे पास क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो T माइनस T नॉट विच इज 0 इन दिस केस, सॉरी T माइनस T1 डिवाइडेड बाई T नॉट माइनस T1 into f of T naught 300 plus T minus 0 divided by 10 minus 0 into 70। तो ये हमारे पास T of T बन गया, ये बन गया। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको बता दिया गया है कि जी K जो है वो 0.15 पर मिनट है, TE ऑफ T भी आपको पता चल गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जिसको हम आर के स्कीम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की आर के स्कीम अप्लाई करके। नाउ अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये मिनट्स में है और हमें कहा जा रहा है कि 30 सेकंड्स पे आप टेम्परेचर फाइंड करें। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो यूनिट्स है वो कंसिस्टेंट हो, के मिनट्स में है, यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, लेकिन ये सेकंड्स में। तो आई थिंक आई शुड गिव के प्रेफरेंस के इन 30 सेकंड्स को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ। तो मेरे पास जो 30 सेकंड्स हैं ये इक्वल हो जाते हैं 0.5 मिनट के, आप डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। तो इसका मतलब है आई वांट टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट 0.5। यहाँ पे मैं टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करना चाहता हूँ। तो RK4 से आपके पास इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर जो था उसका था 1320। सो इसका मतलब है T एट 0 जो है
वो हमारे पास उसका टेम्परेचर है 1320 डिग्री सी। इनिशियल कंडीशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, आर के स्कीम की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो लॉ यहाँ पे यूज किया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है और इसकी सेवरल अदर एप्लीकेशन भी हैं। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक्स में अगर किसी क्लोज बिल्डिंग में किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसका जो टाइम ऑफ डेथ अप्रोक्सीमेट करते हैं वो भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से किया जाता है। और उसके लिए बेसिकली आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 पे होता है, तो ये देखा जाता है कि रूम टेम्परेचर कितना है और कितने टाइम से है। तो उसकी मदद से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की मदद से ये डिटरमिन किया जाता है कि आपकी बॉडी कब 37 डिग्री पे थी। तो वो उससे हम रफली एस्टिमेट करते हैं कि टाइम ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि जब आपकी बॉडी की डेथ हो जाती है तो आप नोट करें कि उसके बाद जो बॉडी है वो अपनी हीट इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर कम हो तो डिस्चार्ज करने लग जाती है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। तो ये जो वहाँ पे ये जो फिनोमेना है जिसमें हम टेम्परेचर की वेरिएशन को मॉनिटर करते हैं वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की मदद से होता है। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी जिसके आप मेजर कर रहे हैं या एनीथिंग एंड द एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की फॉर्म है डिफरेंशियल, और इसकी मदद से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जाते हैं। इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मुझे समझ नहीं आई, जो हमने टी निकाला है, यानी ये हमने क्यों निकाला है? यहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। आप देखें, आपको कहा गया है कि एनवायरनमेंट क्या है, कप, हॉट कप है, उसको एक पूल में रखा जा रहा है वाटर के। वो जो हॉट मोल्टन कप है जिस पूल में रखा जा रहा है वो पूल एनवायरनमेंट है उस कप के लिए, लेकिन उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बल्कि उसका टेम्परेचर चेंज होता है 300 से लेके 70 डिग्री तक, और ये करने के लिए उसको 10 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो एक लीनियरली चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फंक्शन टी ई ऑफ टी है, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपको चाहिए कि किस टाइम पे एनवायरनमेंट का क्या टेम्परेचर होगा। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। तो ये पहले वाला जो टी ऑफ टी है ये किस चीज का टेम्परेचर है? टेम्परेचर ऑफ द ग्लास। तो सर उसको फंक्शन में कैसे, वो कांस्टेंट है? नहीं बेटा, टी ऑफ टी लिखा हुआ है, कांस्टेंट तो नहीं है। सर हमने इसकी इक्वेशन नहीं बनाई, यानी हमने टी की तो बना ली लेकिन खाली जो टी ऑफ टी है उसकी नहीं बनाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें टी ऑफ टी जो है वो अननोन है, और टी ई ऑफ टी एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो लीनियरली चेंज हो रहा है 300 से 70। तो उसकी हमने एक्सप्रेशन यहाँ से जनरेट कर ली, वो यहाँ पुट कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी टी ऑफ टी में। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की थी ये ओनली हमने बेस बना के की थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो सॉल्व होगी, लेकिन फिनोमेनाज ऐसे भी हैं नेचर में जिनमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमें उससे पहले एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमारे पास लेट्स एक mth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम है और है वो फर्स्ट ऑर्डर। हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इस बात पे आएंगे कि अगर हायर ऑर्डर हो तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। mth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब है हमारे पास m नंबर ऑफ अननोन्स हैं, u1, u2, u3, um अननोन्स हैं, और हर अननोन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है।
अब जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, इतनी हमें इनिशियल कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास आ गई u1 की कंडीशन अल्फा 1, u2 के लिए इनिशियल कंडीशन अल्फा 2, um के लिए अल्फा m सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड m इनिशियल कंडीशंस भी हमें गिवन। अब हमने u1 से लेके um तक इन तमाम अननोन्स की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग RK स्कीम। स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी बेटा सर। हमारे पास अब इन m अननोन्स को सॉरी, तो u1 से लेके um तक हमारे पास m अननोन्स हैं और हर अननोन के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है du1, du2, dum। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम u1 से लेके um तक तमाम अननोन्स की जो है वो वैल्यू फाइंड करें बाय यूजिंग RK स्कीम। तो हम कर कैसे सकते हैं? बिफोर कि हम स्टार्ट करें, हमारे पास लिप्सिस कंडीशन ये कहती है कि आपके पास जो फंक्शन बन रहा है इक्वेशन में, ये राइट साइड पे f1, f2, fm, ये जो फंक्शंस हैं ये तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए ऑन द डोमेन। जैसे हमने लिप्सिस कंडीशन पहले पढ़ी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का वो हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए ऑन द होल डोमेन, कि उसकी फाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो हमारे पास वो प्रॉब्लम वेल पोज भी होता है और उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी m ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल और सिस्टम के लिए हमारे पास ये है कि आप f का तमाम जो इंडिपेंडेंट ui's हैं उनकी रिस्पेक्ट से, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, और अगर वो बाउंडेड रहता है ऑन द होल डोमेन तो फिर हमारे पास वो प्रॉब्लम वेल पोज भी होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। अब बिफोर के हम स्टार्ट करें ये देखना कि हम हायर ऑर्डर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद, हम ये देखते हैं कि RK4 स्कीम हमारे पास क्या थी। यानी कि जब एक अननोन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती थी तो हमें क्या करना होता था? हम सबसे पहले W0 इज इक्वल टू अल्फा ले लेते थे इनिशियल कंडीशन से, फिर K1, K2, K3 एंड K4 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते थे। और यहाँ पे wi+1 में wi+1/6 टाइम K1, 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 इन तमाम को एवरेज कर लेते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अननोन होता था, उस एक अननोन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 केस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती थी। अब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तो केस डिफरेंट हो गए, हमारे पास m अननोन्स हैं, तो इसका मतलब है एक अननोन के लिए 4 केस डिटरमिन करने की जरूरत है। तो इन तमाम के लिए हमें डिफरेंट केस डिटरमिन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन f जो है वो चेंज हो जाएगा, f1, f2, fm। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं इतनी ही हमें केस की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। सो एक के लिए 4 केस डिटरमिन करने हैं, तो m के लिए हमारे पास हो जाएंगे 4m नंबर ऑफ केस जो हैं वो हमें डिटरमिन करने पड़ेंगे। एक बात तो ये समझ आ गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते थे, एक t एंड एक जो अननोन है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स भी ज़्यादा हैं। तो f1 सिर्फ t का फंक्शन नहीं होगा, बल्कि u1, u2, um मल्टीपल अननोन्स का फंक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये जो केस की डेफिनेशन है इसको भी कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ एक अननोन के लिए हमने डिफाइन की थी। अब जब मल्टीपल अननोन्स आ जाएंगे तो उनके लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्शन फंक्शंस जो हैं वो डिटरमिन करने पड़ेंगे, क्योंकि f1 की वैल्यू सिर्फ t और एक wi से नहीं मिलेगी, rather than we have to do different। तो हमारा कंसेंसस 2 चीज़ों पे हो गया। नंबर 1 तो ये कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि हमें फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है कि f1 फंक्शन है, f2 फंक्शन है, f3 फंक्शन है, हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। फिर हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट अननोन आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे i+1 जो है ये तो आइट्रेटिव इंडेक्स, ये मैं बता रहा है कि हम किस आइट्रेशन पे हैं, किस नोड पॉइंट पे हैं। तो हमें आइट्रेटिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, हमें एक और इंडेक्स की ज़रूरत है जो हमें ये भी बताए कि हम किस अननोन के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करें, क्योंकि अगर यहाँ wi+1 हम फाइंड करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि कौन से वाले अननोन की वैल्यू फाइंड हो रही है। तो अब हमारे पास m अननोन्स हैं, तो वी नीड टू डिफाइन अनदर इंडेक्स हियर एज वेल। तो वो करने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो t है, तो हम t को डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं कि हमारी डोमेन है h = b-a डिवाइडेड बाय n, तो ये उसके n पार्टीशंस हो जाएंगे। उसके बाद जो नोड्स हैं वो हमने ऐसे ही डिफाइन कर दिए हैं कि tj = a+jh। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने j इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है फॉर नोड पॉइंट्स के लिए, तो j इंडेक्स जो है वो नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ हमने लेट कर लिया है कि wij जो है ये एक्चुअली हमारी नोटेशन है, हमने अप्रोक्सीमेशन की हुई है ui एट द नोड tj। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम एक इंडेक्स के बजाय दो इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, i एंड j। j जो है वो नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा कि आप किस नोड पॉइंट पे हैं, और i जो है वो नंबर ऑफ अननोन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो अननोन है वो कौन से नंबर पे एग्जिस्ट करता है, लाइक u1 है, u2 है, u3 है, ये वट जो भी उसकी पोजीशन है वो i जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इंडेक्स याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है इंडेक्सेशन का, कि एक इंडेक्स के बजाय दो इंडिसेस यूज हो रहे हैं। आई इंडेक्स जो है वो नंबर ऑफ अननोन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो u1 अननोन है, u2 है या 3 है, और जे इंडेक्स जो है वो नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस नोड पोजीशन पे हम इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस पे बाद में आते हैं कि RK4 स्कीम पे कैसे अप्लाई होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। लेट्स गो फर्स्ट एंड कंसीडर एन एग्जांपल। हमारे पास किरचॉफ लॉ है जो है वो क्लोज सर्किट्स में हमें एनालिसिस करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो लूप्स हैं और दो क्लोज लूप्स हैं। इन दो क्लोज लूप्स के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, ये दो I1 एंड I2। I1 इस लूप में करंट है, I2 इस लूप में करंट है, और सिंस सर्किट जब ओपन होगा t0 पे तो दोनों में करंट 0 होगा, क्योंकि जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट ने फ्लो करना है। तो I1 एट 0 एंड I2 एट 0, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं 0 के। तो ये इनिशियल कंडीशन होगी हमारे पास। लेकिन ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं। फर्स्ट जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देखें कि ये इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है I1 का, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सेकंड जो है ये हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन, तो ये वाली जो है वो हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटेग्रल इक्वेशन में डिफरेंस है कि इसको सॉल्व करने की भी हमने कोई टेक्निक पढ़ी भी नहीं है, तो हमने इस इंटेग्रल इक्वेशन को भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो समझ आ रहा है कि I1 प्राइम में है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है I1, लेकिन इसमें अभी कोई भी डेरिवेटिव अपीयर नहीं हो रहा, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड का। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dt ऑन बोथ साइड्स 1/0.5 इंटेग्रल I2 ऑफ t dt प्लस 4 टाइम I2 प्लस 6 टाइम I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ 0। तो अब डेरिवेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0.5 जो है ये न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा 10/5, 2 के इक्वल आ जाएगा। I2 ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, तो आपस में रिवर्स हो जाएंगे, इन्वर्स ऑपरेटर हैं, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा I2 ऑफ t प्लस 4I2 प्राइम, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो प्राइम आ जाएगा, प्लस 6I2 प्राइम माइनस I1 प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इन सब के डेरिवेटिव्स आ गए। अब यहाँ पे आप देखें तो I2 प्राइम में ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया, लेकिन I1 का भी फर्स्ट डेरिवेटिव अपीयर होने लग गया, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो I1 की वैल्यू ये हमारे पास I1 के क्या आ साथ जाएगी? I1 प्राइम के साथ 6 नहीं आएगा? I1 प्राइम के साथ यस 6 शुड बी हियर एज वेल, -6 I1। तो फर्स्ट इक्वेशन से I1 प्राइम की अगर हम कैलकुलेट करें वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस, तो ये 2I1 है प्लस 6I1 है, तो ये हो जाएगा 8I1। तो हमारे पास हो जाएगा जी -8I1 और -6I2, और जब माइनस है तो ये दूसरे साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, +6I2। और यहाँ पे I1 प्राइम का कोएफिशिएंट 2 है, तो इससे हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो I1 प्राइम जो है ये हमारे पास बन रहा है 6 - 4I1 + 3I2, 2 से डिवीजन होगी। आप ये I1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा? अब ये भी I2 प्राइम है, ये भी I2, तो दोनों को ऐड कर लें तो 6 + 4 जो है वो हमारे पास बन जाता है 10I2 प्राइम प्लस 2I2 माइनस 6I1 प्राइम। 6 टाइम हमारे पास हो जाएगा 6 - 4I1 + 3I2 = 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10I2 प्राइम प्लस 2I2 माइनस, ये हो जाएगा जी 36, ये हो जाएगा +6 4 द 24I1, और ये हमारे पास हो जाएगा -6 3 द 18I2 = 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -18 और +2 जो है ये हो जाएगा -16I2। तो हम यहाँ से I2 प्राइम को भी सेपरेट कर लेते हैं। I2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे जाके 36 - 24I1 प्लस 16I2, ये तमाम टर्म्स हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दिए और I2 के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 - 2.4 I1 प्लस 1.6 I2। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है, और ये दो इनिशियल कंडीशंस हैं, तो इनको साफ करके लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास I1 जो है प्राइम ये इक्वल आ गया 6 - 4I1 + 3I2, और I2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3.6 - 2.4 I1 प्लस 1.6 I2। अब ये जो है ये हमारे पास बन गया है F1 फंक्शन ऑफ T का भी फंक्शन है, I1 का भी फंक्शन है, I2 का भी फंक्शन, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन बन गया है F2 ऑफ, जो कि T का भी फंक्शन है, I1 का भी फंक्शन है एंड I2 का भी फंक्शन। इसके साथ इसकी इनिशियल कंडीशन है I1 0 पे 0 है, और सेकंड की इनिशियल कंडीशन है I2 0 पे 0 है, तो ये चीज़ भी ओके होगी। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज बन गया, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज और विद इनिशियल कंडीशन। हमारी डोमेन है यहाँ पे 0 से लेके 0.5 तक, और लेट्स अज्यूम कि हम h 0.1 के साथ इसको सॉल्व करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0.1 0.2 सॉरी 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। तो ये हमारे पास 0 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो नोड्स हैं TJs की, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
और जे डेफिनेटली हमारे पास हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप देखिए हमारे पास दो अननोन है, एक I1 है एक I2 है। तो इसका मतलब है कि जब मैं IJ की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा I at 0, I1 at 0, सॉरी यहाँ पे तो I1 at 0 हमारे पास हो गया I की वैल्यू at TJ पे I1 की, I1 at 0 हो जाएगा I1 at 0.1 एंड सो ऑन। सिमिलरली I2 at TJ की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये I2 at 0 हो जाएगा, I2 at 0.1 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि हम अर्लियर भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम तो बेसिकली कंप्यूटेशनल डोमेन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा W01, यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब हमें I1 के लिए डिफरेंट W करना है, I2 के लिए डिफरेंट। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि I1 at TJ जो है इसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं द इंडेक्स W1J के साथ। अब 1 जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है आपके अननोन को, कि आप जो है अननोन I1 को फाइंड कर रहे हैं, तो ये 1 उसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं। J जो है ये आपके नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली I2 at TJ के लिए हमारे पास हम अज्यूम कर लेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W2J से। तो ये हमें 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन I2 को, क्या आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और J जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नोड को। अब यहां पे I1 एंड I2 इन दोनों को कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास हम कोई भी RK स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि हम यहाँ पे आइलर्स मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो आसान है। जब ये हमें समझ आ जाएगी कि आइलर्स में कैसे अप्लाई हो रहा है तो हम इसको फिर RK4 के लिए जनरलाइज कर लेंगे। आइलर मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल था W0 इज इक्वल टू अल्फा एंड WI+1 इज इक्वल टू WI+H टाइम F of TI WI। अब ये सिंगल इक्वेशन के लिए था। मल्टीपल इक्वेशंस के लिए हम इसको रीराइट कर लेते हैं कि जब आप I1 की बात करेंगे तो आपके पास ये इक्वल हो जाएगा W10 यानी कि अननोन corresponding टू U1, और जब 2 की बात करेंगे तो U2 के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा, I2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा W2 इज इक्वल टू अल्फा 2। तो एक चीज़ तो ये बन गई। फिर अब हमारे पास 1 और उसके लिए आइट्रेटिव फार्मूला तो यही रहेगा J+1। तो यहाँ पे जस्ट हमने I जो है उसको अननोन की वैल्यूज के लिए इंडेक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया कि वो रिप्रेजेंट करेगा और J नोड को करेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला J की टर्म्स में लिख रहे हैं, W1J+1 इज इक्वल टू W1J, जस्ट हम यहाँ पे इंडेक्स चेंज करते जा रहे हैं, प्लस H टाइम। अब W1 करस्पॉन्ड करता है फंक्शन 1 को, तो यहाँ पे फंक्शन 1 यूज होगा। देन हमारे पास आ जाएगा TJ। फिर आप देखें कि अब फंक्शन 1 जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ I नहीं है, I1 नहीं है, I2 का भी है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे F of TJ। I1 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है, हमने लेट किया हुआ है कि वो W1 से करस्पॉन्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W1J, और I2 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है W2J को, तो वो हमारे पास आ जाएगा W2J। ये हमारे पास फर्स्ट अननोन U1 I1 के करस्पॉन्डिंग आइट्रेशन बन गए। फिर सेकंड कर लें, जस्ट डिफरेंस ये होगा कि हम W2J कहाँ से आएगी? आपकी आवाज़ कट गई है, काइंडली दोबारा बोलिएगा। ये कह रहा है फंक्शन के अंदर W1J W2J जो आया ये समझ। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
आप देखें यहाँ पे आपका जो फंक्शन है फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सिर्फ t और i1 का फंक्शन नहीं है, वो t, i1 और i2 तीन चीज़ों का फंक्शन है। t का भी है, i1 का भी है, i2 का भी है। तो अब हमें जो फार्मूला था जिसमें हम f ऑफ t w लिख देते थे, उसको भी, इस फार्मूले को भी तो अकॉर्डिंगली लिखना है। तो t के कोरस्पॉन्डिंग नोड हो गया, यानी कि कंप्यूटेशनल डोमेन में आ गया tj, ओके। i1 को हम कंप्यूटेशनल डोमेन में कहते हैं w1j, तो वो आ गया। i2 को कंप्यूटेशनल डोमेन में हम कहते हैं w2j, जो कि हमने लेट किया हुआ है ये चीज़। तो आपका जो फंक्शन है f1, जब उसकी आप आइटरेटिव फॉर्म लिखेंगे तो वो हो जाएगा tj, w1j एंड w2j, क्योंकि उसमें t1, t1, i1 एंड i2 तीनों फंक्शन जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो हमें अपनी आइटरेटिव फॉर्म भी जो है वो उसी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग लिखनी है। अब बात क्लियर होगी? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो j की वेरिएशन होगी डेफिनेटली वो हमारे पास 0, 1, 2 से लेके n-1 तक होंगे। तो इस केस में हम 5 नोड्स तक डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास j जो है वो फिर चला जाएगा, j इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास j की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 होती है। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें। अब w1 नॉट जो है वो इक्वल है हमारे पास i1 की वैल्यू एट 0 पे, और जो कि हमें गिवन है कि वो 0 है। तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 की वैल्यू 0 आ गई। इसको आप बेशक लिख भी लें कि ये अल्फा 1 है। इज इक्वल्स टू अल्फा 1, ओके। एंड w2 नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई i2 एट 0, और वो वैल्यू है हमारे पास 0 के, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 2। तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाते हैं यहाँ पे, j को आप 0 पुट करते हैं। जब j 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा w11 इज इक्वल्स टू w1 नॉट प्लस h टाइम f1 ऑफ tj t नॉट, w1 j की वैल्यू 0 होगी नॉट, w2 नॉट, और जब आप सेकेंड लिखेंगे w2 के लिए तो w21 इक्वल आ जाएगा w2 नॉट प्लस h टाइम f2 ऑफ t नॉट, w1 नॉट एंड w2 नॉट। तो अब इन फंक्शंस की वैल्यू कंप्यूट करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो w11 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, w1 नॉट है हमारे पास 0, h की वैल्यू हमने चूज की हुई है 0.1, f1 ऑफ t नॉट हमारे पास फर्स्ट नोड है जो कि 0 है, तो 0 हो जाएगा। w1 नॉट की वैल्यू है 0, w2 नॉट की वैल्यू है 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1 इनटू, आप देखें f1 फंक्शन में हमने t 0 करना है, w1 0 करना है, w2 0 करना है। इसका मतलब है कि हमने अपने गिवन फंक्शन में t की जगह भी 0 पुट करना है, i1 की जगह भी 0 पुट करना है, i2 की जगह भी 0 पुट करना है। तो जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक टर्म सर्वाइव करेगी, दैट इज 6। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इनटू 6 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी w1 की, दैट कम्स आउट टू बी 0.6, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ऑफ i1 एट 0 की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू बन गई है i1 एट 0.1
कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गया 0.6। अब आप सेकंड पे आ जाएं, W21 हमारे पास इक्वल है W2 नॉट प्लस H टाइम F2 ऑफ T नॉट W1 नॉट एंड W2 नॉट। W2 नॉट हमारे पास वैल्यू है 0, H की वैल्यू हमारे पास 0.1, F2 ऑफ T नॉट है 0, W1 नॉट है 0, W2 नॉट है 0। सॉरी बच्चों ये 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 0.1। थोड़ा सा हमें समटाइम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस टैबलेट के साथ। ये हमारे पास बन जाएगी प्लस 0.1 टाइम्स F2 ऑफ T नॉट W नॉट एंड दिस 0.1। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू T W एंड W2, यानी कि T I1 I2 तीनों की वैल्यू जो है वो 0 है हमारे पास। आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3.6 आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 3.6 माइनस 2.4 इंटू 0 प्लस 1.6 इंटू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास I2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी है एट द नोड 0.1। तो 0.1 पे हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। अब आप इसमें J की वैल्यू नेक्स्ट पुट कर दें, J 0 कर दिया, अब आप इसमें J1 पुट कर दें। J1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा जी W1 2 इज इक्वल्स टू W1 1 प्लस H टाइम F1 T1 W1 1 W2 1। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, W11 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है विच कम्स आउट टू बी 0.6 प्लस H की वैल्यू है 0.1 0.1 इंटू F1 ऑफ T1 जो है ये हमारे पास फर्स्ट नोड है 0.1, W11 की वैल्यू हमारे पास 0.6, W21 की वैल्यू हमारे पास 0.36। आप अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 0.6। सॉरी बच्चों टैबलेट कुछ प्रॉब्लम करने लग गया लैगिंग का। ये हमारे पास हो जाएगी 0.6 प्लस 0.1 इंटू, अब t की जगह हमने पुट करना है 0.1 जो कि हमारे पास फंक्शन में t एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 3। सो 6 माइनस 4 टाइम I1 और I1 की वैल्यू हमारे पास 0.6 और प्लस 3 टाइम I2 और I2 की हमने फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू कैलकुलेट की है 0.36। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास W12 जो है इसका आंसर बेटा आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, आप लोग कैलकुलेट करके बता दें। हम इन द मीन टाइम W22 के बारे में लिख लेते हैं कि वो क्या हो जाए।
1.068 1.068 ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गई है I1 की एट द नोड 0.2। ओके जी, W22 पे आ जाते हैं। W22 जो है वो इक्वल है W21 प्लस H टाइम F2 ऑफ हमारे पास है T1 W1 1 W2 1, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा W21 जो है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 0.36 प्लस H की वैल्यू हमारे पास 0.1 इंटू ओहो F2 ऑफ T1 जो है ये हमारे पास वैल्यू है 0.1, W11 की वैल्यू है 0.6, W21 की वैल्यू है 0.36। ये आप सेकंड फंक्शन में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36 प्लस 0.1 इंटू 3.6 माइनस 2.4, ये हमने फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहीं से इसको कॉपी करें, इंटू 0.6 प्लस 1.6 इंटू 0.36, तो ये हमारे पास बन गया। इसका आंसर बेटा आप लोग हेल्प कर दें कि क्या आ जाता है। इसका आंसर है 0.6336 0.6336 63336, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आ जाएगी I2 की एट 0.2। सॉरी बच्चों, ये एक्चुअली कुछ लैग आ रहा है तो हम सिंक नहीं हो पा रहे। ओके, सिमिलरली अब आप देखें हमने J1 के लिए किया, J2, J3, J4, J5, सॉरी J4 क्योंकि J5 पे तो हमने जाना ही नहीं। तो जब आप J4 पे पहुंचेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी W15 की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी I1 की 0.5 पे, और W25 की जो कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी I2 एट 0.5। तो अब यहां से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और ये अभी हमने सिर्फ आइलर्स मेथड अप्लाई किया है तो ये इतना टाइम ले रहा है। अब जब आप ये सारा कर लेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में आएगा, J आ जाएगा, W1 J आ जाएगा, W2 J आ जाएगा। तो J 0 1 2 3 4 5, TJ हमारे पास आ जाएगा 0 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। W1J पहले हमारे पास 0 0 थे दोनों, फिर 0.6 0.36, फिर हमारे पास वैल्यू आ रही थी इसकी 1.068 एंड 0.668 एंड 0.6336।
एंड सो ऑन। तो आप देखें कि ये टेबल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वैल्यू ऑफ I1 ऑफ Tj, और ये हमारे पास वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है I2 ऑफ Tj। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन का टेबल बनेगा उसमें J होगा, Tj होगा, I1 ऑफ J, I2 ऑफ J एंड सो। अभी हमने 2 इक्वेशंस के लिए किया, अगर हम 3 करेंगे तो इसमें एक कॉलम का और एडिशन हो जाएगा, और ऐसे ही हमारे पास आइटरेटिव फार्मूले में भी एक फंक्शन और आ जाएगा F1, F2 एंड F3। तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे आप उतने ही कॉलम्स इसमें ऐड कर लें, तो ये आपके पास सोल्यूशन का टेबल बन गया है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे पास सोल्यूशन कैसे बिहेव कर रहा है। इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई पुराना सवाल हो, काफी पुराना सवाल, आपका आवाज जो है ना वो कट गई। सर अब आवाज आ रही? जी जी, अगर सर पुराना सवाल है वो कर सकते हैं। पुराने से क्या मुराद आपका? सर ये न्यूटन्स मेथड में, न्यूटन ऑप्शन में वैसे ही इत्तेफाकन ज़हन में आ गया। तो न्यूटन ऑप्शन मेथड में क्या करना है? सर उसके अंदर हम टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं सर, उसके अंदर यानी एफ ऑफ पी को, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है कि एफ ऑफ एक्स को, उसको हम जीरो क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होती है, यानी वो इक्वेशन फॉर्म में होती है। आपके पास जो एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 होती है, तो हम सोल्यूशन उसको कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो आप देखें आपकी इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम कह रहे हैं कि P इज द सोल्यूशन। तो P वो सोल्यूशन तब बनेगा जब आप फंक्शन में उसको पुट करें तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी हम सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो सोल्यूशन का आंसर यानी फंक्शन के अंदर डालने पे 0 ही आएगा। 0 ही आना चाहिए क्योंकि वो इक्वेशन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन वो होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब आप P पुट करें तो उसके लिए मस्ट है कि वो फंक्शन में जब आप पुट करें तो आंसर 0 आए, ताकि वो P जो है वो रूट बन जाए इक्वेशन का। क्लियर होगी बात? जी सर। अब बच्चों आ जाते हैं कि अगर हमें यही स्कीम RK4 के लिए मॉडिफाई करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं? हम RK4 के लिए भी ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास 2 इंडेक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि I1 जो है उसे हम अप्रॉक्सीमेट करते W1J के साथ, और I2 को हम अप्रॉक्सीमेट करते W2J के साथ। फर्स्ट तो ये लेट कर लेते, फिर W1J का फार्मूला हमारे पास आइटरेटिव बन जाता W1J प्लस 1/6 टाइम K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, और सेकेंड I2 के लिए हमारे पास बन जाता है W2J प्लस 1 इज इक्वल टू W2J प्लस 1/6 टाइम K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें भी केस आ रहे हैं, इसमें भी केस आ रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट अननोन के कोरिस्पॉन्डिंग, तो हमें यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अनदर इंडेक्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये K1 जो है वो U1 I1 के कोरिस्पॉन्डिंग है, तो इसका इंडेक्स K21 K31 K41 हो जाएगा।
और यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन के corresponding है, तो k2 to k3 to k4 2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया कि k के लिए भी इंडेक्स इंट्रोड्यूस करा दिया टू मेक श्योर कि हम ये डिटरमिन कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो k है वो कौन सा वाला है और डिफरेंट क्या है। तो ये आपके पास आ गया k42। अब यहाँ पे k के जो इंडेक्सेशन है उसमें हमारे पास दो इंडेक्स हैं, k1 और सेकंड इंडेक्स जो है ये हमारे पास यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस अननोन की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट इंडेक्स इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अननोन k फाइंड कर रहे हैं, विच इज अ करेक्शन फंक्शन, कि आप कौन से वाला करेक्शन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो दैट रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ करेक्शन फंक्शन, कि ये हमारे पास इंडेक्स है करेक्शन फंक्शन का, कि हम k1 फाइंड कर रहे हैं, k2, k3, k4, और सेकंड जो है वो अननोन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम i1, i2 कौन सा वाला अननोन जो है उसके लिए k फाइंड कर रहे हैं। तो अब आप देखें, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बाकी स्कीम तो वैसे ही अप्लाई होगी जैसे हम ऑलरेडी करते आए हैं। इस केस में हमारे पास जो केस हैं उनके साथ भी एक कंडीशनल इंडेक्स आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि हम k1 पे फाइंड करते हैं i1 के लिए। तो अब आप देखें हमारा जो फंक्शन होगा वो अगेन f1 f2 दो फंक्शन ही बन रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, i1 प्राइम जो है ये इक्वल है हमारे पास, आई थिंक इट वाज 6 माइनस 4 i1 प्लस 3 i2 ये थी, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास i2 प्राइम इज इक्वल टू 3.6 माइनस 2.4 i1 प्लस 1.6 i2 ये बन गई, एंड i1 एट 0 इज इक्वल टू 0, i2 एट 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही है, फंक्शंस हमारे पास वही हैं, t i1 i2 f2 t i1 i2 ये बन। सर सवाल करने की इजाजत है? जी बेटा श्योर। सर ये जो हम पहले काम कर रहे थे, यानी बिल्कुल हमने यही काम किया और एक इंडेक्स के साथ किया, तब भी हमारे पास नोड्स थी और फंक्शन की वैल्यू सब कुछ, तो ये हायर ऑर्डर इक्वेशंस में हमें दो इंडेक्सेस की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आपकी इक्वेशंस बढ़ती जा रही हैं। पहले हम सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अब हम m इक्वेशंस को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। m सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉट ओनली एन इक्वेशन बट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, के u1 में u2 um भी अपीयर हो रहे हो, u2 में भी ये तमाम अननोन्स अपीयर हो रहे हो, um में भी ये तमाम अननोन्स अपीयर हो रहे हो, तो ये कपल्ड हो गई आपस में, आप इनको सेपरेटली नहीं सॉल्व कर सकते, आपको टुगेदर सॉल्व करनी है। तो अब आप देखें कि आपके पास क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो रही है, लाइक ये एक इक्वेशन है, ये अनदर इक्वेशन है, तो आपको राइट हैंड साइड पे जो फंक्शंस बन रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सेपरेट करके, वो फंक्शंस भी आपके पास डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वी वांट टू मेक श्योर कि हम डिफरेंशिएट करें कि w किस अननोन को करस्पॉन्ड कर रहा है और हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए डबल इंडेक्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक इंडेक्स तो कंपल्शन थी, और वो कंपल्शन थी आपके यहाँ पे आइट्रेशन की, कि आप किस नोड पे सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो आपके आइट्रेटिव फार्मूला के लिए एक इंडेक्स मस्ट था। हमें एक इंडेक्स और इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है टू मेक श्योर कि हम ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हम किस इक्वेशन को डील कर रहे हैं। ओके सर, बात क्लियर होगी? जी जी। ओके, तो ये हमारी इंडेक्सेशन की बात जो है वो हमें यहाँ तक क्लियर होगी है। हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं।